विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जो लड़ सका वही तो महान है। और अपने जीवन के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए आप लोगों को भी भिन्न भिन्न कठिनाइयों से लड़ना है और किसी भी कठिनाई के सामने, किसी भी प्रॉब्लम के सामने आप लोगों को नतमस्तक नहीं होना है, आत्मसमर्पण नहीं करना है। आप लोगों को वहीं से उठना है और जितनी भी कठिनाइयां होंगी उनको हरा के आगे बढ़ना है। तो आज लोग हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी रफ्तार बैच में लेक्चर नंबर 6 गैसेस स्टेट में। और आज हम पढ़ेंगे क्या रियल गैसेस के बारे में, कि क्या होती है रियल गैस, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं रियल गैसेस के ऊपर आईआईटी जेईई के अंदर। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। देखिए देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं रियल गैस की, रियल गैस क्या होगी। देखो बेटा रियल गैसेस दुनिया में जितनी भी गैसेस है, जितनी भी गैसेस हैं रियल गैस, मतलब वो सारी की सारी रियल गैसेस ही होती हैं। उनमें कोई गैस ऐसी नहीं है जो रियल ना हो, सब रियल गैसेस हैं। फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर फिर आइडियल गैस क्या होती है। तो जरा देखिए दुनिया में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। आइडियल सिर्फ एक विचारधारा है, एक माइंडसेट है, एक बिहेवियर है। कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, ना कि आपके पास कोई गैस आइडियल हो जाएगी। तो जरा देखिए आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, कि आइडियल गैस के पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगता, यानी पार्टिकल के बीच में किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि दुनिया की कोई भी गैस हो, हमारी साइंस इतनी कैपेबल है कि उन गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। और कोई गैस अगर लिक्विफाई होती है तो इसका मतलब है कि उनके पार्टिकल पास पास आते होंगे, और यदि उनके पार्टिकल पास पास आते होंगे तो उसका मतलब होगा कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा। तो आप लोगों के माइंड में आएगा कि हां सर अब बात समझ में आ रही है कि हमें लगता है कि दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं उनके बीच में किसी ना किसी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जरूर होता होगा। और यदि ऐसा है तो वो गैसेस क्या हो जाएगी आपके पास, रियल गैसेस। और जरा एक और बात सुनिएगा, जो हम इक्वेशन देखते थे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वो आइडियल बिहेवियर के लिए अप्लाई की जाती थी। अगर कोई गैस रियल गैसेस है तो वहां पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं लगती, ये भी बात आप समझ लीजिएगा। लेकिन जरा देखो कोई रियल गैस के पार्टिकल के बीच में अगर रियल गैस भी मान लीजिए आइडियल की तरह बिहेव करे तो कब करेगी, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम हो। भाई मान लीजिएगा अगर कोई रियल गैस आइडियल बिहेव करती है तो उसका मतलब क्या होगा कि उनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते होंगे, और जब उनके पार्टिकल दूर दूर होते होंगे तो उसका मतलब है उनको ना तो कोई अट्रैक्शन फील होता होगा और ना ही कोई रिपल्शन फील होता होगा। और जब उनको अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं फील होता होगा तो तब क्या होता है बताइए। आप कहोगे सर तब तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यह बात बोलूं कि मेरे पास ऐसा कंट्रोल है कि इन पार्टिकल को मैं पास पास ला सकता हूं, और यदि ये पार्टिकल पास पास आए तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लग सकता है, चाहे वो अट्रैक्शन लगे या रिपल्शन लगे। यार आप कहोगे सर ऐसे कैसे, चलो देखते हैं कैसे। मान लीजिएगा मेरी बात समझिएगा, मान लीजिएगा मेरी बात कि मेरे पास एक सिलेंडर है ना, मेरे पास एक सिलेंडर है और इसके अंदर ऊपर मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगाई है और एक गैस भर के रखी हुई है। अब जरा देखो वो गैस के पार्टिकल पहले क्या थे, थोड़े दूर दूर थे। है वो हमारे पास नेचुरल गैस ही, जो हम कहीं से भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, नेचुरल गैस ही होती है। अब मैंने ये बात कही कि भाई ये जो मेरे पास पार्टिकल होंगे, गैस पार्टिकल, इनके अंदर अब ये बहुत दूर दूर है, और यदि ये दूर दूर होंगे तो इनके बीच में नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। और ये मान लेता हूं कि इस टाइम पर वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही होगी। तो मेरे पास दो तरीके हैं मेरे बच्चों क्या करने का, इन पार्टिकल को पास पास लाने का। जरा देखिए अगर मैं ये बात करूं कि मैंने इन दोनों में प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, और जब मान लीजिए कि मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो मान लीजिए मूवेबल पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, है ना। मान लीजिए कैसे प्रेशर बढ़ेगा, जरा देखिए कैसे प्रेशर बढ़ेगा बेटा। अगर मान लीजिएगा यहां से मैं इसको दबा दूं, अगर मैं इसको दबाऊंगा तभी तो ये नीचे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और आप लोग जानते हो कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल भी कहीं ना कहीं वही पार्टिकल थे अब थोड़ा पास आ रहे हैं, और जितना ज्यादा वो पास आएंगे
तो हो सकता है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगे। अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो भाई इसका मतलब है फिर तो वो रियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। समझ में आ गई होगी बात, यानी वो रियल गैस ही कहलाई जाएगी। दूसरी कंडीशन ये भी है कि मैंने प्रेशर तो इंक्रीज करा ही करा, प्रेशर तो इंक्रीज करा ही करा, अगर मैं साथ में टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो मजा ही आ जाएगा यार। आप लोग ये बात जानते होंगे, टेम्परेचर के कम होने पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो पार्टिकल बड़ा स्लो स्लो चलता है, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल भी ऐसे ही स्लो स्लो चलता रहता है। तो जब ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है। तो जरा देखिए, अगर दुनिया में कोई भी आप लोगों से पूछे कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब कर सकती है, तो आप कहोगे कि मान लीजिए कि ये उसका रियल बिहेवियर है। ये क्या है जी बेटा जी? ये उसका रियल गैस का बिहेवियर है और ये उसका आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर था। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर मुझे रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है तो मैं क्या काम करूंगा? यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा, है ना, और जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे के भाव ही नहीं देंगे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता? मान लीजिए कि अगर दो आदमी है, बड़े स्लो स्लो चल रहे हैं, आसपास से निकल रहे हैं, तो मैं ऐसे कहता हूं, ओ भाई क्या हाल है? वो कहता है सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो बहुत तेजी के साथ जा रहा है, तो एक भागा जा रहा है, ऐसे एक भागा जा रहा है दूसरी डायरेक्शन है, किसी को टाइम ही नहीं है एक दूसरे को भाव देने का। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के बढ़ाने पर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या है, अगर मैं प्रेशर को भी डिक्रीज कर दूं, क्या कहा मैंने? यहां पर ना लिखकर मैं ऐसे बोल देता हूं, देखो, प्रेशर को भी मैंने डिक्रीज कर दिया, तो प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब है कि मूवल पिस्टन फिर ऊपर हो गई, और यदि वो फिर ऊपर हो गई तो उसका मतलब क्या हो? पार्टिकल फिर दूर दूर हो गए, और जितने पार्टिकल दूर दूर होंगे उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल कम होता जाएगा, और एक ऐसा क्षण आएगा, ऐसा टाइम आएगा कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा। जरा देखिए, ये कब होता है हमारे पास, समझिएगा। ये कंडीशन कब थी? ये कहेंगे हम एट हाई प्रेशर एंड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, क्योंकि हमने यहां पर टेम्परेचर क्या कर दिया था जी? कम कर दिया था। ये बात जानते हैं हम लोग। और दूर दूर करने के लिए दो कंडीशन हो सकती है, तो टेम्परेचर बढ़ाओ या आप लोग प्रेशर घटाओ। तो जरा देखिए, तो यहां पर बोलेंगे एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये बात आप समझ चुके होंगे। अब जरा देखिए बेटा क्या होता है। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ऐसी गैस जिनके पार्टिकल के बीच में किसी भी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगता। हर कंडीशन में, चाहे टेम्परेचर की कोई भी कंडीशन हो, प्रेशर की कोई भी कंडीशन हो, उन गैसेस को आप आइडियल गैस कहेंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी गैस है जो कभी भी टेम्परेचर के चेंज होने पर, प्रेशर के चेंज होने पर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज लग जाए या फोर्स ऑफ रिपल्शन नाम की चीज लग जाए, तो बेटा जी ऐसी गैसेस को हम रियल गैस कहेंगे। तो जरा देखिए बेटा जी, डेफिनेशन क्या है वो पहले समझेंगे हम लोग, फिर उसके बाद जरा देखिए डेफिनेशन क्या थी। The gases in which the particle of gas, जो भी पार्टिकल्स है, the particles are interact to each other, is known as रियल गैसेस। ठीक है, एक डेफिनेशन तो बेटा जी ये है कि ऐसी गैसेस जिनके पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हो, चाहे अट्रैक्शन या रिपल्शन। दूसरी क्या होगी जरा देखिए, एक और डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि ऐसी गैसेस जो आइडियल गैस लो है ना, पी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती है,
एंटायर ऑल द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनको भी आप रियल गैस कहेंगे। तो जरा देखिए बेटा जी, एक और बता देता हूं मैं, द गैसेस which do not follow ideal gas equation, ideal gas equation, ideal gas equation कौन सी होती है वो, PV इक्वल्स टू nRT at all conditions, ठीक है भाई, ये कह लीजिएगा, at all conditions of temperature and pressure are called रियल गैसेस। ये बात आपको समझनी है बेटा जी, रियल गैसेस। तो ये हो गई डेफिनेशन और ये हो गई इनकी अंडरस्टैंडिंग। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं, ये वाले पॉइंट, जिस जिस बच्चे को ये पॉइंट याद रहेंगे, गारंटी है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आईआईटी के अंदर पूछे जाएंगे। डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इनकी फीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी डेफिनेशन को अच्छे से फील करो और फिर अपने माइंड में सेट करके आगे बढ़ते रहो। जरा देखिए, जब आप ये लोग ये चीज कर लेंगे तो जरा देखो बेटा, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ही आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी ने पूछे हैं। और ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा था ईयर 2015 में। और आप लोगों को बताना है कि व्हेन डज अ गैस डेविएट द मोस्ट फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर, यानी गैस का आइडियल बिहेवियर कब डेविएट होगा सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा कब वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। और आप लोगों को बताया था मैंने कि दुनिया की जितनी भी गैस है वो सारी रियल है, आइडियल सिर्फ एक बिहेवियर होता है और रियल तो खैर होती ही है गैस। तो वो आइडियल से बिहेव कब करेगी सबसे ज्यादा, जब उनके पार्टिकल सबसे पास पास होंगे, जब उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा लग रहे होंगे। और वो कब लग सकते हैं बोलो, या तो आपने प्रेशर बहुत बढ़ाया हो, पार्टिकल को पास पास लाए हो, और या आपने टेम्परेचर को घटाया हो। तो इसका मतलब हो जाएगा हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। मैंने यही बात आपको पीछे सिखाई, इस स्लाइड में सारी फीलिंग दी। आप लोगों को लग रहा होगा कि फालतू में डायग्राम बना रहे हैं, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप देखो जरा, खुद लगाओ इसका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सुनिए, इस क्वेश्चन का जो नाम है वो बाहुबली, पहले से, ठीक है जी, बाहुबली इसका नाम हो जाएगा। इसका आंसर आप ही दोगे, मैं हिंट भी नहीं दूंगा, तुम लोगों को इसका आंसर निकालना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे की कहानी है। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसने कहा कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेंट इन अ वेसल इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सडनली बिगिंस टू एक्ट। इसका मतलब क्या है कि अचानक से इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले जीरो था, अब बढ़ने लगा है, चाहे वो जैसा भी बढ़ा हो, रिपल्शन या अट्रैक्शन। तो कब, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस, क्या हुआ होगा, आप मुझे बताइए क्या हुआ होगा। जरा देखिए, हम लोग ये बात जानते हैं, कि मान लो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है बेटा, देखिए ये कंटेनर हुआ। प्रेशर होता क्या है यार, प्रेशर होता है कि ये ऐसे 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 कुछ पार्टिकल होंगे गैस के, और आप लोग जानते होंगे गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं। और काइनेटिक थ्योरी में एक बात और भी बताई गई थी कि ये पार्टिकल गैस के कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं। अब इन पार्टिकल का कुछ ना कुछ तो मास है ना भाई, और यदि इनका कोई मास है, मान लीजिए मैं वो गैस का पार्टिकल हूं, मेरा कोई मास है और मैं भी मूवमेंट कर रहा हूं, मेरी भी कोई वेलोसिटी है, मेरा भी कोई एक्सेलरेशन है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं मान के इस बोर्ड से टकराऊं तो धड़म देखिए आवाज आएगी और इस पर एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल लगेगा। और यदि इस पर फोर्स लगेगा तो हम लोग जानते हैं कि कंटेनर की वॉल का जो एरिया होता है, कंटेनर की वॉल का जो एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है। और हम लोग जानते हैं कि भाई कि कांस्टेंट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं, इसको कहते ही है, तो प्रेशर भी लगता होगा। आप कुछ समझिएगा, अगर मान लीजिए इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्ट होना हुआ, देखो स्टार्ट हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब होता है कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना। और जब उनमें अट्रैक्शन लगेगा तो आप मुझे खुद बताइए,
ये पार्टिकल जब इससे कोलिजन कर रहा होगा और ये पार्टिकल पीछे से इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई होगी। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए फुटबॉलर खेलते हुए मेसी आगे भाग रहा है, पीछे से डिफेंडर उसको ऐसे खींच रहे हैं, तो आप मुझे बताइए भागते हुए इंसान को अगर पीछे से कोई ऐसे खींचेगा तो क्या होगा भाई, सामने वाला जो भी भाग रहा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल सही। उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन या उसका नेट फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, आपको सर बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए इसके टकराने की स्पीड कम हो गई है ना, तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा F इक्वल टू एम में न्यूटन का फोर्स, न्यूटन का वो है लॉ है कि अगर मास तो कांस्टेंट है पार्टिकल का, अगर एक्सेलरेशन भी कम होता जा रहा है तो उसका मतलब है फोर्स भी कम होता जा रहा है। फोर्स, और इस फॉर्मूले से हमें ये बात पता है कि फोर्स अगर कम होता जा रहा है तो प्रेशर भी कम होता जा रहा है। देखो टेक्निकल बात करेंगे अपन लोग, ऐसे नहीं कि हवा में रट लेना। आप मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, क्या होगा, वो आप लोग आंसर देंगे। और जैसे पहले वाले क्वेश्चन का नाम बाहुबली था, इस क्वेश्चन का नाम आप देवसेना रख देंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया आप लोगों के पास दो क्वेश्चन। अब बात करेंगे वांडर वॉल इक्वेशन के बारे में, ठीक है भाई, या वांडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस के बारे में, कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल वांडर वॉल गैस के लिए आते हैं, या वांडर वॉल इक्वेशन क्या चीज है, थोड़ा बताइए सर, फील करवाऊंगा। और देखो एक बात और है, इसका अगर मैं डेरिवेशन करवाऊं तो डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, पर हां जितना कराऊंगा उससे बाहर आईआईटी के बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये भी पक्की बात है। जरा देखो क्या है, आप फील करके देखिए। अकॉर्डिंग टू रियल गैस, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, या कह लीजिए फॉर अ आइडियल गैस, अगर कोई गैस आइडियल है तो इसका मतलब है कि पीवी बराबर एनआरटी फॉलो करेगी, चाहे कोई भी कंडीशन हो टेम्परेचर की, प्रेशर की, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो यार, आपको भी बिल्कुल सर। जरा देखिए, और यदि मैं ये बात कहूं मेरे शेरों कि फॉर एन रियल गैस, फॉर अ रियल गैस, अगर आपके पास कोई गैस रियल है, वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती होगी, वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती होगी, तो हमने यहां लिख दिया डज नॉट इक्वल टू एनआरटी। आप खुद सोच कर देखिए, अरे पीवी इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल टू एनआरटी आ गया है, क्या बवाल, क्या है ये, होता क्या है, क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये होता होगा कि ये जो भी इक्वेशन होगी, जब आप इसको सॉल्व करते होंगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती होगी। क्या बोला मैंने? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं आती होगी राइट हैंड साइड की। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती है। तो फिर क्या होता होगा यार, क्या होता होगा? अब जरा देखो, मैं आप लोगों को फील कराऊंगा और अपने आप बताऊंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं फॉर अ रियल गैस, तो भाई जैसे आइडियल गैस के लिए मैं प्रेशर को पी आई कह सकता हूं और वॉल्यूम को वी आई कह सकता हूं, बोलो हाँ या ना? ऐसे मैंने रियल के लिए क्या करा कि प्रेशर को पी रियल कहा और वॉल्यूम को वी रियल कहा। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि रियल गैसेस के केस में दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, एक तो अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। आपको ये फील करना है कि जब अट्रैक्शन लगा होगा तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, और जो अगर रिपल्शन लगा होगा तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, ऐसा फील कर सकते हैं हम लोग। तो जरा देखिए, तो पहली कंडीशन है वी नो दैट, हम ये बात तो जानते हैं, वी नो दैट इन केस ऑफ रियल गैस there is some attraction and repulsion can take place among gas particles,
आप लोगों को यहां पर तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई उनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन लगा होगा, चाहे वो अट्रैक्शन लगे या फिर रिपल्शन लगे। पहली कंडीशन है, अगर अट्रैक्शन लगता होगा तो उसकी वजह से क्या होता होगा, जरा देखिए। पहली कंडीशन क्या बोली मैंने, इफ अट्रैक्शन प्रोसीड्स, कि अट्रैक्शन अगर लग रहा है तो क्या हो रहा होगा। खुद सोचिएगा आप लोग, आप लोग सोचिएगा कि भाई अगर मेरे पास ये कंडीशन हुई, ठीक है, यहां पर कोई गैस पार्टिकल है जो इससे कोलिजन करना चाहता है, और इसी गैस के अंदर कोई दूसरे पार्टिकल भी होंगे, आपस में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भागते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। और भागते हुए पार्टिकल की अगर वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई, इसका मतलब क्या है कि उसका एक्सेलरेशन भी कम हो गया है। मान लीजिए कि वो जो फोर्स लगाएगा कंटेनर की वॉल पे वो भी कम हो गया होगा, और यदि वो कम होता है तो मतलब अब जो गैस होगी, रियल वाली गैस, वो ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएगी, वो ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएगी। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है और आपके पास सेम कंडीशन हो, और एक तरफ में आइडियल गैस लूं और एक तरफ में रियल गैस लूं, तो रियल वाला प्रेशर कम होता होगा आइडियल के कंपेयर में। मान लो, आप खुद देखो यार, जैसे मैंने ये मान लिया कि ये रियल गैस है, ठीक है, ये रियल गैस है, और एक तरफ और मान लिया भाई कि ये आइडियल गैस होगी। ये क्या मान ली मैंने, आइडियल गैस। अब मुझे पता है कि इनके पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये तो मजे में धर 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 लगते जा रहे हैं, एकदम कोलिजन टंग 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 टकराते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि रियल गैस का जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी प्रेशर ऑफ आइडियल से। बोलिए, आप कहोगे सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, हमें यहां तक बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा है। तो जरा देखिए बेटा, अगर मुझे इन इक्वेशन को, जो इक्वेशन मैंने आपको दी है, अगर मैं इस इक्वेशन को बराबर करना चाहूं तो मुझे कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि प्रेशर ऑफ रियल गैस स्मॉलर देन प्रेशर ऑफ आइडियल। तो मैं बराबर करने के लिए प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस अल्फा, कुछ वैल्यू जोड़ दी मैंने जिसको मैंने कहा अल्फा है, और बराबर हो गया अब ये प्रेशर ऑफ आइडियल के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यार। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं मेरे शेरों, जब आप कभी डेरिवेशन करोगे, जब हायर क्लासेस में जाओगे या कभी जरूरत पड़ेगी, ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, ये an स्क्वायर बाय v स्क्वायर के बराबर होती है, जहां पर a जो है वो हमारे पास एक वान डेर वाल कांस्टेंट है, n जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल होते हैं, और v जो होता है ये वॉल्यूम होता है। मान लीजिए अगर मैं इस अल्फा की जगह पर रख देता हूं कि p रियल प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ये मैंने रख दिया एज इट इज, और बराबर आ गया मेरे पास p आइडियल। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी बात अट्रैक्शन की वजह से निकाल चुका हूं। अब आप ये समझ कर देखिएगा, खुद फील करना। तो मैं कह रहा हूं कि इफ, दूसरी कंडीशन में क्या है, इफ रिपल्शन प्रोसीड, अगर रिपल्शन होता है, अगर आई थिंक अगर लिख दो, ठीक है भाई, अगर रिपल्शन होता है तो क्या होता होगा। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास ये केस है, एक कंटेनर, और मेरे पास एक और कंटेनर है सेम। अब जरा देखिए, मान लो कि ये मेरे पास आइडियल गैस होगी, और मान लो ये मेरे पास रियल गैस होगी। बेटा जी, कौन सी गैस हो गई, आइडियल गैस और रियल गैस। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब आइडियल गैस होगी तो उनके पार्टिकल के बीच में किसी भी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लग रहा होगा। ये बात क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर मान लीजिए रियल गैस, फील करके देखना, रियल गैस के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा जी, रिपेल करेंगे, और हमने देखा कि सेम अमाउंट थी, सेम गैस थी, उनके बीच में रिपल्शन होना अगर स्टार्ट हो गया है तो क्या कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा
कि अब जो ये ओवरऑल पार्टिकल का साइज होगा, अगर ये फ्लेक्सिबल रहा, अगर मान लीजिए ये गुब्बारा है और ये भी एक गुब्बारा है, तो एक गुब्बारे में हमने रियल गैस भरी और एक गुब्बारे में हमने आइडियल गैस भरी, तो आप ये बात समझ सकते हो कि इन रिपल्शन के कारण ये जो गुब्बारा होगा, ये जो बलून होगा, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि रिपल्शन से पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे और दूर दूर होंगे तो वो ज्यादा दूर दूर तक घूमेंगे। और आप लोग ये बात जानते हो कि जहां पर गैस के पार्टिकल मोशन करते हैं उसी को हम गैस की वॉल्यूम कहते हैं। बोलो हाँ या ना। तो जरा देखिए, मेरे पास एक बलून ऐसा जिसके अंदर आइडियल गैस, एक बलून ऐसा जिसके अंदर रियल गैस, तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात समझ में आती है कि भाई रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल गैस की वॉल्यूम से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में बराबर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ घटाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ घटाना पड़ेगा। और चलो वो घटाना क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अभी माइनस के बीटा, अल्फा माना था, यहां पर बीटा मान लीजिएगा, और बराबर वी आई। जब आप डेरिवेशन करेंगे अपनी लाइफ में आगे कभी जब जरूरत होगी, तो आप लोगों को क्या करना है, डेरिवेशन कराने के लिए मैं भी कराता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि अभी कोई नीड है नहीं। आप बस समझिएगा कि बीटा जो बराबर होता है वो बराबर होता है एन बी के बराबर, जहां पर एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और बी होगा हमारे पास वान डेर वाल कांस्टेंट। यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये जो होता है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होती है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब समझते होंगे आप लोग कि जो वॉल्यूम बढ़ी वो वाला पार्ट ही तो हमने घटाया ना भाई इसमें से, और वो किस पर डिपेंड करती होगी, जितने ज्यादा गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ज्यादा होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगी बीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर है भाई। अगर मैं डेरिवेशन कराने पे भी आऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बीटा बराबर जब आप प्रोपोर्शन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा बी, तो ये बन जाएगा बी एन या एन बी। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑफ रियल गैस माइनस के एन बी और बराबर वी आई हमारे पास, ये एक नई इक्वेशन आ गई। अब जरा आप खुद सोचिएगा मेरे बच्चों, क्या हमारे पास पी आई और वी आई आ गए हैं? और हम ये लोग ये भी जानते हैं कि भाई आइडियल गैस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है, पी बी इक्वल्स टू एनआरटी। हाँ या ना? बोलो यार, आपको सर बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं और मैं आप लोगों को कहता हूं, और मैं आप लोगों को ये बात कहता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ वी आई एंड पी आई, ठीक है भाई, इन टर्म्स ऑफ रियल प्रेशर, ये कह लीजिएगा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा, जो नेट इक्वेशन आएगी, वो आएगी क्या कि पी आई और वी आई बराबर एनआरटी था भाई। आपने पी आई की जगह पर क्या रख दिया बेटा जी, पी आई की जगह पर हमने रखा है क्या, पी रियल यानी पी प्लस के ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये रखा है। बोलो यार, आपको सर रखा तो यही है, तो यहां पर मैं क्या रख दूंगा बेटा जी कि P प्लस के ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया P की जगह पर। और दूसरा मैंने क्या देखा है भाई, मुझे पता लगा है कि वॉल्यूम I की जगह पर मैंने रखा है NB, तो V माइनस के NB, तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा जरा देखिए, V माइनस के NB इक्वल्स टू NRT, ठीक है। और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है बेटा, इस इक्वेशन को हम कहते हैं वान डेर वाल इक्वेशन। क्या कहते हैं? ये इक्वेशन आपको कहलाएगी वान डेर वाल इक्वेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, दिस इक्वेशन इज नोन एज क्या कहेंगे इसको, वान डेर वाल इक्वेशन। वान डेर वाल इक्वेशन। अब जरा देखिए बेटा, आप लोगों को यह बात पता लग गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है बहुत सारे बच्चों के लिए, वो ये प्रॉब्लम है कि सर इस इक्वेशन पे अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो करेंगे कैसे। बड़ा डर लगता है सर, इससे तो खतरनाक सी लग रही है बहुत। और कैसे कैसे क्वेश्चन आईआईटी के अंदर इससे पूछे जा सकते हैं सर, प्लीज वो भी जरूर बताना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, आराम से देखो।
पहली चीज तो आपको क्या करनी है, आपको यह मान के चलना है, आपको यह मान के चलना है कि यहां पर जो ए और बी है वो क्या है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप लोगों को कहा गया है पहली कंडीशन ये कि वेयर ए एंड बी आर वॉन्डर वॉल कांस्टेंट, और हम ये भी बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास ए है ना, ए वो रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन को, और जितनी ज्यादा वैल्यू अट्रैक्शन ए की होगी, समझ जाना उस गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही लग रहा होगा। कैसे, जरा देखिए, मान लीजिएगा कि यही वाली बात है, जितना ज्यादा यहां पर माल कहां गया स्टार्टिंग में, जितना ज्यादा मान लीजिए यहां पर अट्रैक्शन लगा होगा, उतना ज्यादा प्रेशर क्या रहा होगा, कम। भाई रियल गैस का प्रेशर उतना ही क्या रहा होगा, कम। और फिर आपने उतनी ही बड़ी वैल्यू को जोड़ा होगा ना यहां पर अल्फा में, और वो वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम तो सेम ही रहेंगे उस टाइम पे। जो ए है वो जितना ज्यादा बढ़ेगा तो वो ये बताएगा कि मैंने उतनी ही ज्यादा बड़ी वैल्यू जोड़ी, क्योंकि पहले वो वैल्यू उतनी छोटी कम थी, यानी रियल गैस का प्रेशर उतना ही छोटा था। और वो छोटा कब हो सकता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा खतरनाक लग रहा होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर ए जो रिप्रेजेंट करता है वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड बी जो रिप्रेजेंट करेगा तो हम कहेंगे इट रिप्रेजेंट्स रिपल्शन। ये बात आप लोगों को याद रखनी। अब आगे की कहानी एक और है। किसी क्वेश्चन के अंदर, चाहे आपके स्कूल वाले टीचर हो, स्कूल वाली मैम हो, आईआईटी जेई हो, नीट हो, कहीं पर भी हो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भाई। वो क्या है, जरा देखो। वो पूछा जाता है कि भाई ए की और बी की यूनिट क्या हो सकती है, यह भी पूछा जाता है। जब आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे कभी मेरे बच्चों, तो आप लोग ये बात तो जानते होंगे यार कि हम उन्हीं चीजों को जोड़ सकते हैं जिनकी यूनिट सेम होती हो। ऐसे तो मान सकते हैं ना भाई, हम उन्हीं चीजों को जोड़ सकते हैं जिनकी यूनिट सेम होती हो। और आप लोगों को वॉन्डर वॉल इक्वेशन में एक चीज तो देखने को मिल ही जाएगी कि प्रेशर को जोड़ा गया है an² / v² के साथ, और हम लोग जानते हैं कि v को जोड़ा होगा -nb के साथ, और बराबर होगा nRT। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो आप। अब जरा देखिए बेटा जी, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। अब यहां पर क्या है, मुझे पता है कि प्रेशर का यूनिट और an² / v² का यूनिट दोनों का बराबर होगा। तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी, यूनिट ऑफ प्रेशर बराबर होगा यूनिट ऑफ an² / v²। तभी तो ऐड कर सकते हो ना आप। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि किलोमीटर को किलोमीटर में जोड़ा जाता है, मीटर को मीटर में जोड़ा जाता है, लीटर को लीटर में जोड़ा जाता है ना। कभी ऐसा थोड़े होता है कि जूल में आप किलोमीटर जोड़ दो या किलोमीटर में आप लीटर जोड़ दो। ऐसा थोड़ा ही होता है कि भाई मेरा घर यहां से 5 लीटर दूर है, ऐसा थोड़ा ही बोलोगे। 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, ऐसे ही बोलोगे ना। तो जरा देखिए, यूनिट ऑफ प्रेशर और यूनिट ऑफ an² / v² बिल्कुल बराबर है, तभी तो जोड़ी होगी इस इक्वेशन में। तो हम यहां पर मानते हैं कि जो मान लीजिए कि जो प्रेशर है उसकी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, atm। ये मान लीजिएगा आप, और राइट में आपको लिखना पड़ेगा an² / v²। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a बराबर आएगा atm यानी प्रेशर, और इंटू में v² / n²। तो यूनिट क्या बनेगी भाई, यूनिट बनेगी atm। यूनिट क्या बनेगी, इधर देख तो, इधर a बराबर atm v² / n², और यूनिट क्या बनेगी atm। वॉल्यूम हमारे पास लीटर में होगी गैस की, तो लीटर का स्क्वायर करेंगे। मोल हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा जी, बोलो। आप कहोगे सर ये मोल इनवर्स -2 हो जाएंगे, तो मोल की पावर -2 ऊपर चली जाएगी। आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है। आप समझिएगा कि मोल पर लीटर हम मोलैरिटी भी शो करते हैं कि नहीं, जिसको मोलैरिटी मोलर कहते हैं, मोल पर लीटर। और लीटर पर मोल क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। मोलर इनवर्स हो जाएगा ना भाई, मोलैरिटी का इनवर्स हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम बाय n²। हम लोग ये भी तो जानते हैं ना बेटा, यहां से एक फॉर्मूला जरा समझिएगा। क्या जानते हैं कि मोलैरिटी बराबर होती है मोल अपॉन में वॉल्यूम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसी को आगे लिख सकता हूं बेटा जी कि भाई a बराबर हो जाएगा atm, और यहां पर
मोलैरिटी की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है। और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी एक और यूनिट बन जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एटीएम और मोलर की पावर -2। जो आप कभी मोल कॉन्सेप्ट में या सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हो ना, मोलैरिटी का 3m 4m 5m, वो वाले मोलर का साइन है ये, वो वाला। तो बेटा ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वाली यूनिट याद रखनी है कैसे निकालते हैं, और ये वाली यूनिट का भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो कोई क्वेश्चन आपका गलत कर नहीं सकता, ये मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से मैंने आपको ए की यूनिट निकाली, वैसे ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बी की यूनिट निकालना, कि बी की यूनिट कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि बी एन बी को, पूरे एन बी को वी के साथ जोड़ा हुआ है, हाँ या ना। तो आप लोग क्या करेंगे जरा देखिए, वी नो दैट हम घटाते भी उसी चीज में है जब यूनिट हमारे पास सेम हो, बढ़ाते भी हैं तब जब हमारे पास यूनिट बिल्कुल सेम हो। तो हम लोग कहेंगे वी नो दैट अगर v को माइनस एन बी से घटाया गया है तो हम कहेंगे कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम बराबर होगा यूनिट ऑफ एनबी के बराबर होगा भाई। तो मैं यहां पर क्या करूंगा जरा देखिए, अगर इसकी यूनिट लीटर है और ये हमारे पास एन बी है, तो एन का मतलब क्या हो गया, मोल, और बी मैंने एज इट इज रखा। तो बेटा जी जो यूनिट ऑफ बी बनेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बोलो। आप कहोगे सर वो आएगी लीटर पर मोल, और लीटर पर मोल को हम क्या कह सकते हैं, मोलैरिटी इनवर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मोलैरिटी का मतलब होता है मोल बाय वॉल्यूम। यहां पर क्या है, वॉल्यूम बाय मोल यानी मोलैरिटी इनवर्स। ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि विच इज द राइट यूनिट ऑफ द वान डेर वाल कांस्टेंट बी, और 4 ऑप्शन दे रखे होंगे ABCD, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत हो तुम पहचान लेना। ये बात समझ में आई, हाँ या ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपको वान डेर वाल इक्वेशन या उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए। तो मेरे हिसाब से आप लोग कहेंगे सर समझ में तो आ गया। आगे मैं आप लोगों को और बात बताना चाहूंगा, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इस इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे, उस इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे। तो आप लोग कहोगे कि सर बताता हूं मैं, और जरा एक फीलिंग के साथ आपको यूज करना है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको सारी वैल्यू दे रखी हो और एक वैल्यू पूछी हो, तो आप कर ही लोगे, वान डेर वाल इक्वेशन तो आपको याद ही रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोगों को लगेगा कि डेटा इनसफिशिएंट है, क्वेश्चन में डेटा इनसफिशिएंट दे रखा है, तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो कई सारे वेरिएबल हमें पता ही नहीं, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम हार मान लेंगे, वहीं छोड़ देंगे। और मैंने आपको यही बात बोला है कि हथियार छोड़ना जो है वो जरूर, वो ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग जो हैं अपना काम छोड़ दें, ठीक है। तो जरा देखिए बेटा मेरे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है समझिएगा। स्टार्टिंग, अगर कभी भी आपके पास वान डेर वाल इक्वेशन दे रखी है, पहले इसको आप बार बार लिखकर तो याद कर ही लें कि P(an²/v²), ठीक है, और v माइनस के NB और बराबर nRT। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा मेरे बच्चों, ध्यान से रखना। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है, समझिएगा कि भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को टॉफी खिलाने जा रहे हो 25 पैसे की, अलग ही रोले में हो तुम। अब भाई साहब मेरे पास तो आज 1 लाख रुपए हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि तुमने 25 पैसे की टॉफी किसी को खिला भी दी, और कोई आप लोगों से पूछे भाई कितना पैसा है तेरे पास, तो तुम्हारा जो रुतबा रहेगा क्या वो 1 लाख रुपए का रहेगा, या तुम उसको कहोगे ओए मेरे पास 99,999 रुपए 75 पैसे हैं, हाँ ऐसे क्या ये एटीट्यूड रहेगा, या तब भी वही रहेगा 1 लाख रुपए अपन के पास। आप कहोगे सर एटीट्यूड हमारे अंदर वही रहता है 1 लाख रुपए वाला ही, चाहे उसमें से 5 रुपए भी खर्च हो जाए तब भी हम जो है कोई दिक्कत में नहीं आते, सेम 1 लाख रुपए वाला एटीट्यूड होता है। इसका मतलब क्या है, 1 लाख के कंपेयर में 25 पैसे या 1 लाख के रुपए में 5 रुपए 10 रुपए एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, और जिसको आप नेग्लिजिबल मान लेते हो, क्या कर लेते हो, नेग्लिजिबल मान लेते हो और साइड कर देते हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपके पास मात्र 50 पैसे हैं, गरीब आदमी, गर्लफ्रेंड तो कोई भी बना सकता है ना भाई, है ना, मान लीजिएगा कि आप बहुत गरीब हो, 50 पैसे हैं आपके पास, आपने उसमें से 25 पैसे खर्च कर दिए टॉफी खरीदने में,
पहले आप बड़े रोले में थे, कह रहे थे कि मैं तेरे को टॉफी खिलाऊंगा, आज मेरे पास 50 पैसे हैं, अगली बार भी यही बोलोगे क्या? आप कहोगे यार बहुत खर्चा हो गया, 25 पैसे की टॉफी खा गई भाई, प्रॉब्लम आ गई, बहुत दिक्कत। तो आप ऐसे भी सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि 50 पैसे के रेस्पेक्ट में 25 पैसे की बहुत बड़ी कीमत होती है, 50%। बट हम ये बात जानते हैं कि भाई साहब 1 लाख रुपए के चक्कर में 25 पैसे 5 रुपए कोई कीमत इतनी खास मानता नहीं। तो आप लोग क्या मानना जरा देखिए। अगर मैं आप लोगों को यह बात कहूं कि एट हाई प्रेशर, क्वेश्चन में मेंशन होगा ये, एट हाई प्रेशर, फील करके देखना अपने माइंड में, वहां पर यह जरूर लिखा होगा एट हाई प्रेशर, लेकिन यह नहीं लिखा होगा एट लो वॉल्यूम, ऐसा नहीं लिखा होगा। आप लोगों को खुद पता है कि जब हम साइकिल के टायर में हवा भरते हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ाते हैं, तो बेटा वॉल्यूम जो होती है वो कम होती चली जाती है। आया ना? आप कहोगे सर समझदारी वाली बात कर रहे हो आप। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रेशर हाई है तो आपको माइंड में समझना है, मैं तो यहां पर लिख भी देता हूं लेकिन वहां पर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, तो आप समझना कि हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या होगी बेटा जी? वॉल्यूम हमारे पास लो होगी। और उस कंडीशन में मैं आपको बताऊं, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, पी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तो a²/v² उसके कंपेयर में बहुत छोटा होगा, है ना? आपको सर बिल्कुल, यानी इसका मतलब क्या होगा? हाई प्रेशर का मतलब होगा कि प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा है, किससे? an²/v² से। और आप इस वैल्यू को नेग्लिजिबल मान लेना, और तब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी P इंटू में V माइनस के NB। हाँ सुनो, P ये तो हो गई एक बात। अब जरा देखो, हाई प्रेशर का मतलब क्या हो गया? लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम का मतलब क्या कि वॉल्यूम बहुत छोटी है भाई, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में NB को नहीं नेगलेक्ट किया जा सकता, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू के रेस्पेक्ट में छोटी वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं, छोटी वैल्यू के रेस्पेक्ट में छोटी वैल्यू को नेगलेक्ट नहीं करते। बात ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? प्रेशर बहुत ज्यादा था, an² बहुत छोटा था, इसलिए इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। बट अगर मैं ये कहूं कि वॉल्यूम मेरे पास कम थी, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं NB को डिक्रीज नहीं कर सकता, मतलब हटा नहीं सकता। तो मैंने रखा V माइनस के NB और बराबर nRT। और यदि आपने ये इक्वेशन याद रख ली तो आप बड़ी आसानी से उसका वो न्यूमेरिकल कर लोगे। होगा क्या कि वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देगा एट हाई प्रेशर, और आपको सारी चीज दे देगा, कुछ पूछने की कोशिश करेगा, आपका माइंड क्या क्लिक करेगा कि यार यहां पर तो वंडरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो हम कैसे आगे क्वेश्चन कर लेंगे? आपको लगेगा कि सर बात तो सही कही थी हमारे सर ने एक बार कि वंडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, इसका मतलब उसकी जरूरत करनी नहीं होगी हमें, वो कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल हो गया होगा। सेम इस तरीके से मानना है। अब यदि मैं आप लोगों को दूसरी कंडीशन में कहूं, दूसरी कंडीशन में मैंने आप लोगों को कहा कि भाई एट लो प्रेशर, अब मैं आपको ये अंदर की बात बता रहा हूं, एट लो प्रेशर इतना तो लिखेगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। आपको माइंड में सोचना है कि अगर प्रेशर लो है, लो प्रेशर है, तो वॉल्यूम तो बहुत हाई होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई। तो मैं ये बात जान जाऊंगा कि एट लो प्रेशर का मतलब हो गया कि जो वॉल्यूम था वो हाई है। ये बताएगा नहीं कोई, लेकिन आपको फील करना है। और आप सोचिए, अगर वॉल्यूम हाई होगा तो बड़ी वैल्यू के रेस्पेक्ट में छोटी वैल्यू को क्या कर दोगे? आप नेग्लिजिबल मान लोगे। तो आप समझोगे कि V जो है वो ग्रेटर देन हो गया NB के, और आप जैसे ही नेग्लेक्ट करोगे तो तुरंत आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी? इक्वेशन बचेगी आपके पास P प्लस के an²। देखो इस बार लो प्रेशर है, तो लो के रेस्पेक्ट में आप नेग्लिजिबल मत कर देना, हाँ, an²/v², और ये हो जाएगा क्या बेटा जी? V एज इट इज, इस बार NB हटा दो आप, और बराबर आएगा nRT। बस इतनी सी बात थी जो आपको करनी थी, और कोई क्वेश्चन ना बचेगा, बस न्यूमेरिकल है पोमेरिकल कुछ भी कर लेना, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन का क्या, वंडरवाल गैसेस जो थी उनकी इक्वेशन, उसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है वो मैंने अभी बताया आप लोगों को। ए और बी क्या है वो बताया मैंने आप लोगों को, और साथ ही साथ ए और बी, हाँ साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक और बात बताई है कि जो ए और बी है वो उनके बढ़ने पर अट्रैक्शन बढ़ता है और रिपल्शन बढ़ता है।
चलिए भाई, अब जरा देखिए, मान लीजिएगा यहां पर आप लोगों को कुछ गैस दे रखी है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए, द वैन डर वाल कांस्टेंट ए इज मैक्सिमम। किसके लिए मैक्सिमम होगा? आप लोग ये समझिएगा कि ए मैक्सिमम तब होगा, ए मैक्सिमम तब होगा जब वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होंगे, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे। और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सर ने आपको वीक फोर्स जरूर सिखाए होंगे, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, है ना, आयन डायपोल इंटरेक्शन, ये सब सिखाए होंगे। पर आप खुद सोचकर देखिए, क्या ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? क्या ऑक्सीजन भी हमारे पास नॉन पोलर गैस है? बोलिए आपको सही। क्या हाइड्रोजन हमारे पास नॉन पोलर है? और क्या अमोनिया, आप लोगों को पता होगा सर ने, फोन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। फोन का मतलब होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। यहां पर नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है, तो यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। आप मुझे बताओ, जिस गैस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, क्या उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ होगा? सोचकर देखिए, क्या उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ होगा? यार आप कहोगे सर बिल्कुल उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होगा। और यदि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होगा तो उसका मतलब है कि वैन डर वाल कांस्टेंट डी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी यहां पर। तो आप कहोगे सर यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है और कोई गलत कर भी नहीं सकता। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे मैं आप लोगों को एक और बात कराना चाहता हूं बेटा, वो क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको वैन डर वाल कांस्टेंट बी की वैल्यू देगी और वो किसी भी गैस के पार्टिकल का डायमीटर या रेडियस कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आप लोगों को मैं बस एक रिलेशन पढ़ाना चाहता हूं, ये रिलेशन आप याद करना है। ठीक है, तो जरा देखिए, एक रिलेशन है कि रिलेशन बिटवीन बी, पी का मतलब है वैन डर वाल कांस्टेंट बी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। ठीक है, गैस पार्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है। सपोज करो एक गैस पार्टिकल है, एक गैस पार्टिकल और उसका ये सेंटर होगा और इसकी रेडियस होगी, मान लो गैस है, आया ना? आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, ठीक है। दूसरा भी गैस पार्टिकल है, उसकी भी रेडियस कितनी होगी जी? आर होगी। और आप लोग ये बात जानते होंगे कि वैन डर वाल गैस जितनी भी होंगी, यानी रियल गैस जो भी होंगी, उनके पार्टिकल कभी टकराते नहीं, कोलिजन नहीं करते। मतलब कोलिजन का मतलब है कि बिल्कुल रिजिड कोलिजन नहीं करते, कोलिजन करेंगे बिल्कुल, लेकिन एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, जैसे मैं यहां पर बता देता हूं कि ये जो पार्टिकल था, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये इसको मैक्सिमम अप्रोच करता है। जैसे ये इसका आर है, इसका रेडियस था, तो ये एक डिस्टेंस के बाद यहां पर और यहां पर ये ज्यादा से ज्यादा इतने ही क्लोज जा सकते होंगे एक दूसरे के, ये मैक्सिमम एक दूसरे के इतने ही क्लोज जा सकते होंगे। और होता क्या है कि यहां पर जो ये वाला साइज होता है, ये जो इंक्रीज होता है, ये वैन डर वाल एरिया होता है बेटा जी। और ओवरऑल जो होता है हमारे पास चारों तरफ अगर देखा जाए इस एरिया को, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सामने से पार्टिकल आ सकता है, पार्टिकल तो ऊपर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, चारों तरफ से आ सकता है। उसके चारों तरफ जो होता है एक वैन डर वाल फील्ड बन जाता है ओवरऑल, और इसके चारों तरफ भी एक वैन डर वाल फील्ड बन जाता है ऐसे। तो जो आपको मैं बता रहा था ना कि वो रिपेल करते हैं एक दूसरे से, उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो जरा देखो, ये दोनों कभी एक दूसरे टकराएंगे नहीं, ऐसे टकटन नहीं होंगे, एक लिमिट तक पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद इनके बीच में गैप ही रहेगा, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। और वो रेडियस जो होगी, अगर मैं चारों तरफ से देखा जाए तो वो 4 गुना बढ़ जाती है। जो आपके पास अब ये नया वो आएगा आपके पास इमेजिनरी जो स्पेयर आया है इस पार्टिकल की जगह पर, यानी वैन डर वाल जो साइज आया है वो कहीं ना कहीं इससे 4 गुना बड़ा होता है। और जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि एक रिलेशन हमारे पास आता है, वो क्या है
कि B बराबर होता है 4 इंटू में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। ठीक है बेटा जी, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। थोड़ा टाइम देना इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, और मान लो ये तुम्हें समझ में नहीं भी आया है, छोड़ देना, इतनी सी बात कर लेना बस, कि जो B बराबर है वो 4 इंटू में कोई भी गैस पार्टिकल, जब मैंने आपको बताया था काइनेटिक थ्योरी में, तो मैंने बताया था कि ऑल गैस पार्टिकल्स आर कैसे होंगे, आइडेंटिकल, स्फेरिकल मानते हैं हम उनको, और जब वो आइडेंटिकल होंगे तो हम यहां पर कहेंगे कि भाई स्फेयर का जो पार्ट वो होता है वॉल्यूम, वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो जरा देखो, ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे रखी होगी, आपको 4/3 ये सब दे रखा होगा, मतलब पता ही है, पाई की वैल्यू आपको पता है। आप यहां से क्या निकालोगे, रेडियस, रेडियस को निकाल दिया तो आप लोग यहां से डायमीटर भी निकाल सकते हो उसका पार्टिकल का। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इस वाली इक्वेशन से सॉल्व होंगे। ठीक है, वो है मैक्सिमम लेवल ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन की, जहां पर ये लगता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते। ठीक है, ऐसा लगता है कि और कितना टफ आ सकता है, तो मैक्सिमम टफ यही है कि आपको न्यूमेरिकल में बी की वैल्यू दे रखी होगी और आपको जो पार्टिकल है या तो उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी होगी या डायमीटर कैलकुलेट करना होगा। तो आप लोग रिलेशन बिटवीन बी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे, तो वो रिलेशन ये होगा। चाहे तुम्हें ये याद रहे, सुनिएगा, चाहे तुम्हें ये याद रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे ड्राइंग नहीं करवाएगा, आपको सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अगर आपको ये बात याद रही और फिर आप लोग एक क्वेश्चन करने, सॉल्व करने चले गए, तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है जरा देखिए। वैन डर वाल कांस्टेंट बी फॉर अ गैस, उस गैस के लिए बी की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। देखिए बेटा जी, अब आप लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में सीख के आए हैं। एक फॉर्मूला समझाया था सर आपने, आपकी बात पे भरोसा कर लेते हैं, तो चलो करके देख लेते हैं। वी नो दैट कि B बराबर था 4 इंटू में 4/3 पाई आर क्यू। देखो B की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू रख लेना, सॉल्व कर लेना, R की वैल्यू निकालना है ना। आप लोग जानते हो R की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू आपको किस में कन्वर्ट करनी है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करनी है, ध्यान रखनी है बात। ठीक है जी, आप लोग क्या करोगे, उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना। अब मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा पुष्पाराज। मैं झुकेगा नहीं, है ना, वो वाला पुष्पा। तो यही सेम एटीट्यूड आपका भी रहना चाहिए कि आप झुकेंगे नहीं किसी भी कठिनाई से। आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जरा देखिए, यहां पर बोला गया है, अब जरा देखो भाई, यहां के आगे ये देखते हैं। हाँ जी, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है जरा देख लो बेटा एक बार। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 32 ग्राम ऑफ मीथेन in a 250 ml at 300 Kelvin using वैन डर वाल इक्वेशन। ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है, सब कुछ। आप मुझे बताओ, अगर किसी न्यूमेरिकल में ए और बी दोनों की वैल्यू दे रखी हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हो जाएगा सर, अगर ए और बी दोनों की वैल्यू दे रखी होगी, फिर तो हमें वो वाली वैन डर वाल इक्वेशन लगानी जिसमें ए और बी दोनों रहते हो। यानी वो कौन सी होगी कि P प्लस के AN²/V², और यह आ जाएगा V माइनस के NB बराबर NRT। अब जरा देखो भाई, 32 ग्राम ऑफ मीथेन का मतलब क्या है कि मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है CH4, वेट हमारे पास कितना हो जाएगा 32 ग्राम, और हमारे पास पता है कि भाई मोलर मास जो होगा मीथेन का वो 16 ग्राम पर मोल होगा। और यदि मैं मोल निकालना चाहता हूं तो गिवन मास बाय मोलर मास होंगे, और वो जाएगा 32/16 इक्वल्स टू 2 मोल आए कि नहीं आए, बोलो यार। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, 2 मोल आ गए हमारे पास, तो कहीं ना कहीं एन की वैल्यू आई कि नहीं आई, बोलो यार। आप कहोगे सर आ गई। आप मुझे बताइए, ए की वैल्यू यहां पर दे रखी है 2.253 ATM मोल की पावर -2 और लीटर था, ये है ना। आगे देखिए भाई, आगे देखिए बेटा, क्या कर रहे हो भाई, गलत बात। इधर देखो और इधर देखिए भाई। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, बी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.04281,
वो वैल्यू रख दोगे, एन की वैल्यू पता है और आपको वॉल्यूम भी दे रखा है क्या 250 ml। तो जो आपको वॉल्यूम दे रखा है 250 ml, इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो ये 0.25 लीटर आएगा, ठीक है। और टेम्परेचर आपको दे रखा है, आर की वैल्यू आपको पता ही है कि जब प्रेशर एटीएम में निकालना होता है तो आर की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, सब बताया हुआ है मैंने, सब आर की वैल्यू यूज कर लेना 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स वाली वैल्यू, टेम्परेचर 300 केल्विन है। इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा श्रीवल्ली, है ना भाई। इसका करेक्ट आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, मेहनत तुम्हारी है, देखो मेहनत तुमसे ही करवाऊंगा अब मैं। अब वो क्षण आ गया कि भाई तुम इतने कैपेबल हो कि कहीं गिव अप तो नहीं कर सकते, मुझे पता है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री से डर तो नहीं लगेगा, मुझे पता है, पूरा 100% पता है कि अब तुम्हारे अंदर वो सारी शक्ति आ चुकी है, वो सब एटीट्यूड आ चुका है कि क्वेश्चन जैसा भी हम देख लेंगे, ठीक है भाई। तो यहां तक मैंने आप लोगों को कराया है। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम होगा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब जरा देखो ये होता क्या है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बेटा 1 मिनट के अंदर। जरा देखिए, अगर मैं कहता हूं फॉर आइडियल गैस, हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई आइडियल गैस जो होती है वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती है। क्या करती है बेटा जी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती है ना। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि फॉर रियल गैस, कि रियल गैस के लिए क्या ऐसा होगा, क्या रियल गैस के लिए ऐसा होगा, आप कहोगे सर रियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं होती, यानी डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, आप सोच कर देखिए। आप कहोगे सर इसका मतलब यह होता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होती होगी। तो हम ऐसा क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो जरा देखिए, हम यहां पर एक कांस्टेंट का यूज करेंगे बेटा जी, जो हमारे पास बराबर होगा पीवी इक्वल्स टू जेड एन आर टी, यानी यहां पर हमने एक जेड मान लिया कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम कहेंगे। अब ये क्या होता है जरा देखो, सपोज करो कभी ऐसा होता हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या हो गई होगी, बड़ी हो गई होगी, है ना। तो जेड क्या हो गया होगा, छोटा, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर सके। तो जरा देखो बेटा जी, ये जो आपके पास इक्वेशन होगी, ये जो इक्वेशन होगी बेटा जी, ये इक्वेशन आपके लिए सभी गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आपके लिए आइडियल गैस हो और चाहे आपके लिए वो रियल गैस हो। कैसे जरा देखना, देखो बेटा जी, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइडियल गैस as well as रियल गैस। कैसे फॉलो होगी वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 1 मिनट के अंदर। जरा देखिए, आप लोग एक बात बताइए बेटा, अगर किसी भी गैस के लिए मुझे पता है कि पीवी इक्वल्स टू जेड एन आर टी है ना भाई, जेड मैंने अपने आप तरफ से कांस्टेंट मान लिया। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, इफ पहली कंडीशन है भाई, जरा देखिए, इफ जेड इज इक्वल टू 1, अगर z की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी मतलब क्या होगा कि z की वैल्यू 1 होती है, तो भाई pv किसके बराबर हो जाएगा, nRT। और pv इक्वल्स टू nRT का मतलब क्या हो गया कि वो जो भी गैस रही होगी दुनिया की, वो गैस अभी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं बेटा, द गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। ये बात समझिएगा आप, अगर z की वैल्यू 1 होती है तो। अब जरा एक बात बताइए बेटा, कंडीशन नंबर 2 की, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इफ z जो है वो स्मॉलर देन 1 है, z की वैल्यू 1 से छोटी है, तो आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि पीवी इक्वल्स टू जेड एन आर टी तो बराबर है। लेकिन अगर z की वैल्यू, z को मैं 1 से छोटा रख दूं, है ना भाई, तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो नहीं हो सकती ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो नहीं, क्योंकि जेड की जगह पर हमने 1 से ज्यादा कुछ और रखा है। और यदि हम उसको रियल गैस के लिए बिहेव करवाना चाहते हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, पीवी इक्वल्स टू जेड एनआरटी, राइट और रॉन्ग, यानी एनआरटी पीवी के बराबर नहीं होता जब जेड की वैल्यू 1 से छोटी हो। ध्यान रखनी है बात, अगर आप जेड की वैल्यू पुट कर दोगे तब जाके यहां पर ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी।
तो जरा देखो बेटा, यहां पर कहेंगे द गैस बिहेव्स एज अ रियल गैस, द गैस बिहेव्स एज ए रियल गैस। ये बात ध्यान रखनी है। अब जरा देखो बेटा, मैंने आप लोगों को फिर से एक बात बोली कि भाई क्या है, अगर तीसरी कंडीशन में मैं कहता हूं कि इफ z की जो वैल्यू है, z की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, क्या हो जाए बेटा जी, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो क्या होगा। तो जरा देखो बेटा एक चीज और, अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये बात तो सही क्लियर है कि पीवी जो होगा वो एनआरटी के बराबर तो नहीं हो सकता। अगर हमें मान लो उस गैस के लिए कुछ भी पैरामीटर कैलकुलेट करना हो तो राइट हैंड साइड में जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि भाई हम लोग ये तो जानते हैं कि पीवी इक्वल्स टू जेड एनआरटी, और हम यहां पर कहेंगे कि जब इस केस में भी पीवी जो है एनआरटी के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे द गैस बिहेव्स एज अ रियल गैस। तो तीनों कंडीशन में द गैस बिहेव्स एज अ रियल गैस। अब जरा देखो बेटा प्लीज, एक बात समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होती है तो वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं होती है इक्वल, तो हम कहेंगे वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अगर मान लो इसी इक्वेशन को किसी रियल गैस के लिए यूज करना हो तो हम वहां पर एक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। अब आप लोग एक बात और जानते होंगे बेटा, ठीक है भाई, अभी मैं आपको बहुत सिंपली समझा रहा हूं भाई। वी नो दैट इस ऐसी इक्वेशन जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, पीवी इक्वल्स टू जेड एन आर टी, यानी क्या मैं इसको लिख सकता हूं बेटा जी, जेड बराबर हो जाएगा पीवी बाय एन आर टी। बोलिए यार, आप कहोगे सर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा, एक और बात बताना चाहता हूं कि यहां पर आप लोगों को पीवी इक्वल टू जेड एन आर टी इतने बराबर आ गया। अगर मेरे पास गैस का 1 मोल होगा तो क्या होगा, तो जरा देखिए, 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ ए गैस, तो हम यहां पर n की जगह पर 1 रखेंगे और z बराबर आ जाएगा पीवी बाय आर टी। तो बेटा प्लीज इसको एक बार याद रख लेना कि z कुछ और नहीं है, पीवी बाय आर टी या पीवी बाय एनआरटी है, ठीक है जी। अब जरा देखो, कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं कि z की वैल्यू हाई प्रेशर पे क्या होगी, z की वैल्यू लो प्रेशर पे क्या होगी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम लोग एक बात तो जानते ही हैं आइडियल गैस के अकॉर्डिंग, जरा देखिए, सॉरी रियल गैस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वी नो दैट अगर मैं बेटा जी वो 1 मोल के लिए वंडरवाल इक्वेशन लिखता हूं तो क्या लिखूंगा बेटा जी, P प्लस के, जरा देखिए, an स्क्वायर बाय वी स्क्वायर और v माइनस के NB बराबर nRT। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मोल के लिए यूज करूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस का मतलब क्या होगा बेटा, बोलिए जल्दी से। आप कहोगे सर n की वैल्यू 1 रख दीजिए आप, और यदि मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास आएगा P प्लस के a बाय वी स्क्वायर और यहां पर आएगा v माइनस के b और बराबर आएगा RT, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, इस इक्वेशन को आप अलग अलग कंडीशन में यूज करेंगे, एट हाई प्रेशर और एट लो प्रेशर। आप लोगों को जानते हो कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं एट हाई प्रेशर, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि प्रेशर की वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि उसके रेस्पेक्ट में a बाय वी स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा। और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाई प्रेशर तो उसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं साइड में लिखा, मतलब माइंड में समझना है कि वॉल्यूम जो रहा होगा वो हमारे पास लो रहा होगा, यानी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप बी को क्या नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो अब यहां पर करना क्या है, जरा देखो, वी नो दैट कि जो भाई P जो है वो बहुत बड़ा है a बाय बी स्क्वायर से, इसी वजह से इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे और ये बन जाएगा P v माइनस के बी बराबर RT। अब यहां पर आप क्या करोगे बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो मेरे पास आएगा PV, मेरे पास क्या आ गया, PV माइनस के PB बराबर RT। ये जो इक्वेशन आई है ना आप लोगों के पास, ये वाली इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को आप RT से डिवाइड कर दो।
मान लो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और मैं यहां पर कहता हूं कि इक्वेशन 1 को आपको डिवाइड करना है आरटी से। तो जरा देखो बेटा ध्यान से, हम यहां पर क्या करेंगे, पीवी बाय आरटी, है ना। यहां पर क्या आएगा जरा देखो, पीवी बाय आरटी माइनस के पीबी बाय आरटी और बराबर आरटी बाय आरटी, आरटी बाय आरटी। अब जरा देखो बेटा, हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि पीवी बाय आरटी किसके बराबर होगा जब गैस 1 मोल होती है। ध्यान से देखिए, पीवी बाय आरटी किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो हम यहां पर कहेंगे कि ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी जेड के बराबर माइनस के पीबी बाय आरटी, और यहां पर आरटी बाय आरटी क्या हो जाएगा 1, और जैसे ही ये वैल्यू उधर जाएगी तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस के पीबी बाय आरटी। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं बेटा जी, प्रेशर चाहे जो भी हो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होता है। वान डर वाल कांस्टेंट बी भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। आर भी क्या है, पॉजिटिव, टी भी पॉजिटिव। क्या इस इक्वेशन से यह बात पता लगती है कि जब कभी भी हाई प्रेशर लेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लेंगे, उस कंडीशन में जेड की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, हाँ या ना। बोलिए क्या यह बात प्रूफ हुई कि नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि जरा देखो, ये जो आपके पास इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, बट रियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बराबर नहीं है, समझ लेना। क्यों नहीं होता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होती होगी यार, और हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। और यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें बेटा जी, यहां पर एक नया कांस्टेंट यूज कर दिया हमने अपनी तरफ से, जो एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। यदि जेड की वैल्यू 1 रखोगे तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यानी वही गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह। और यदि जेड की वैल्यू एक से बड़ी होती है या एक से छोटी होती है, तब यह बात प्रूव हो जाएगी कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बराबर नहीं है। आप मुझे बताइए, किसी गैस के लिए अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बराबर नहीं है, यानी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं है, तो उसका मतलब तो वो गैस तो रियल गैस होगी ना, आइडियल की तरह तो बिहेव करेगी नहीं। यानी उस कंडीशन में जो जेड की वैल्यू रहेगी वो जेड से एक से छोटी रह सकती है या फिर बड़ी रह सकती है, एक नहीं रहेगी बस। और ये बात हमें आगे प्रूव करना है कि कब कब कंडीशन होगी जब जेड की वैल्यू एक से ज्यादा होगी या जेड की वैल्यू एक से कम होगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब जरा देखो बेटा, यहां तक मैंने आप लोगों को यह बात प्रूव करवा दी है, यह बात मैंने आप लोगों को प्रूव करवा दी है। अब जरा देखिए, यह बात मैंने आप लोगों को प्रूव करा दी है बेटा। आइए अब हम बात करेंगे कि मान लो अगर मैं लो प्रेशर लेता हूं तब क्या इफेक्ट होगा और कब क्या होगा। जरा देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, एट लो प्रेशर आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे बेटा कि 1 मोल गैस के लिए P बाय A बाय V स्क्वायर, ये हमारे पास वान डर वाल इक्वेशन है ना। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, V माइनस के B बराबर RT, यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे यार, बोलो। यस, यही लिखना है। अब जरा देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर वो कह रहा है कि लो प्रेशर है, इसका मतलब P के रेस्पेक्ट में A बाय V स्क्वायर को आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। पर लो प्रेशर का मतलब होता है वॉल्यूम हाई है। अगर आप कहते हो एट लो प्रेशर तो मतलब माइंड में समझ लेना कि वॉल्यूम हाई है। अगर वॉल्यूम हाई होगी तो हाई वैल्यू के रेस्पेक्ट में छोटी वैल्यू को नेग्लिजिबल करा जा सकता है। तो क्या मैं कहूं कि V जो है वो बहुत बड़ा है सर B से, आप B को नेग्लिजिबल मान लो और हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्या, P प्लस के A बाय V स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा सिर्फ V और बराबर RT। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो PV प्लस के A बाय V, ये आएगा A बाय V, और इधर क्या हो जाएगा बेटा जी, RT के बराबर। आप लोगों को याद होगा कि जब भी यहां पर इस पोजीशन पे हम पहुंचते हैं मल्टीप्लाई करने की, और उसके बाद एक मिनट, उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड करते हैं, पूरी इक्वेशन को। तो क्या होगा बेटा जी, PV बाय RT प्लस A बाय RTV और बराबर RT बाय RT।
यहां पर मैंने क्या काम करा, जरा देखिए, ये जो भी इक्वेशन थी इक्वेशन 2, इसको डिवाइड कर दिया RT से और कुछ नहीं किया। तो यहां पर PV बाय RT किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि PV बराबर RT किसके बराबर होगा, PV बाय RT बराबर होता है Z के कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के। तो यानी हम कहेंगे कि ये तो हो गया Z, ये हो गया A प्लस के RTV, और यहां पर क्या हो गया, RT बाय RT कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो Z होगा वो आएगा 1 माइनस के A बाय RTV। यानी जब कभी भी आपके पास प्रेशर कम होगा तो Z की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी, क्योंकि हमने 1 में से कुछ घटाया है तो नेट वैल्यू तो 1 से छोटी आएगी कि नहीं आएगी, बोलिए। आप कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि Z की वैल्यू कब छोटी होती है और कब बड़ी होती है, और हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, लो प्रेशर पे Z की वैल्यू जो है 1 से छोटी होगी। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई होगी आप लोगों को, अरे आनी चाहिए यार, आनी चाहिए। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब जरा देखो, आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन देखो क्लियरली बात है, एट वेरी हाई प्रेशर, इसने बोला है कि मेरे पास हाई प्रेशर था, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज गिवन बाय। ऐसे क्वेश्चन IIT के अंदर आते हैं, देख लेना, आते ही आते हैं। आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को यह देखना है कि सर जो भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, वी नो दैट, हम एक बात तो जानते ही हैं, वी नो दैट कि सर आपने पढ़ाया था PV इक्वल्स टू ZnRT, ये सभी गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर हमारे पास इफ गैस का मोल 1 है तो PV बराबर बन जाएगा ZRT, यानी हमें पता लग जाएगा कि PV बाय क्या हो जाएगा बेटा जी, RT बराबर Z। अब आप लोग ये भी जानते हो कि ये Z की वैल्यू 1 से छोटी 1 से बड़ी जब भी आएगी तो आपके पास कहीं ना कहीं रियल गैस का इक्वेशन लेना पड़ेगा, और रियल गैस का इक्वेशन कौन सा लेते हैं, वॉन डेर वाल इक्वेशन, बोलो हाँ या ना। तो आप लोग क्या लिखोगे, जरा देखो, P प्लस के A बाय V स्क्वायर, मैं 1 मोल के लिए लिख रहा हूं बेटा जी, V माइनस के B इक्वल्स टू RT, ये 1 मोल के लिए इक्वेशन आपने लिख दी। क्लियर है जी। अब जरा देखो बेटा, ध्यान से देखना कि यहां पर मुझे पता है कि उसने बोला है एट हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, तो सीधी सी बात है कि P इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा A बाय V के स्क्वायर के, कि आप इसको नेग्लिजिबल मान लोगे, 0 मान लोगे, और आप क्या आएगा, P क्या, V माइनस के B बराबर RT। यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जो भी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को RT से डिवाइड करना, Z की वैल्यू निकालना, और देखना इनमें से वो कौन सी करेक्ट हो सकती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जिनमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती, मतलब ऐसा नहीं कि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना होता है, और ऐसे क्वेश्चन IIT के अंदर आते हैं, देख लेना आगे चल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं आप लोगों के साथ। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझना, ये क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन IIT एडवांस में आया था, हालांकि हो सकता है कि इसमें ईयर ना लिखा हो, लेकिन IIT एडवांस में आया था। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं ग्राफ कराऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को शायद समझ में आएगा। जरा देखिए, आप लोगों के लिए मैंने क्या लिया है, समझिएगा कि मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस प्रेशर के बीच में, प्रेशर के बीच में, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी ये बातें। और ये क्या होती है, Z की वैल्यू यहां पर 0, प्रेशर भी 0 क्योंकि ओरिजिन है। बट अगर मैं यहां पर ऐसे मान लेता हूं, हाँ, मान लीजिएगा कि ये वैल्यू जो है Z इक्वल्स टू 1 है, और जब Z की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो आप समझ लेना कि यहां पर आइडियल बिहेवियर होता है। क्या होता है बेटा जी, आइडियल बिहेवियर होता है उसका, आइडियल बिहेवियर हो। अब जरा देखो बेटा, अब यहां पर मैंने एक बात देखी कि भाई मुझे एक बात पता है कि लो प्रेशर पे Z की जो वैल्यू होती है, क्योंकि स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग की, तो मैं कहूंगा कि एट लो प्रेशर, आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि भाई Z की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 माइनस के A बाय RTV, यही था, है ना। और आप ये भी देखते होंगे कि जब लो प्रेशर कर रहा हूं तो मेरे Z की इक्वेशन में कहीं ना कहीं A आ रहा है। A का मतलब क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि A वॉन डेर वाल कांस्टेंट है,
और ए क्या है जी, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बात बताओ, जितना ए की जेड की वैल्यू 1 कब ज्यादा होगी, जितना ज्यादा गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा जेड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में किसी गैस को जब हम कंप्रेस करना शुरू करते हैं, प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ना शुरू होता है और जेड की वैल्यू क्या होती है, एक सर्टेन टाइम तक ऐसे कम होती जाती है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, वेरी हाई प्रेशर कर दोगे, तो गैस के पार्टिकल इतने पास पास आएंगे कि उनमें दोबारा से रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा। और जब उनमें रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा, देखिए जब मैं बात करूंगा एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ाया कि जेड की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा हो जाएगी और हमने पढ़ी थी पीबी बाय आरटी, पीबी बाय आरटी। और कहीं ना कहीं हाई प्रेशर अगर पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है इक्वेशन में, बी, और बी का मतलब क्या होता है, रिपल्शन। तो यहां पर क्या होगा जरा देखिए, तो बेटा ये ग्राफ एक टाइम तक ऐसे घटेगा और फिर ये ऐसे बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। जनरल गैस के लिए ये ग्राफ ऐसे आने वाला है, ठीक है भाई। और ध्यान रखना है, आप लोगों के क्वेश्चन कैसे आएंगे ध्यान समझना है। जेड की वैल्यू किसी भी गैस के लिए ग्राफ ऐसा आएगा, सिर्फ 2 गैस को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, ठीक है। और बाकी मैं बताता हूं बाकी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जरा देखिए। सपोज करो आप लोगों को एक गैस दे रखी है, ठीक है भाई, फॉर अ गैस, गैस आपको गिवन है, बट टेम्परेचर आर डिफरेंट, टेम्परेचर आपको डिफरेंट दे रखे होंगे बेटा जी, टेम्परेचर आपको डिफरेंट दे रखे होंगे। कैसे जरा देखिए, मान लीजिएगा ये आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ध्यान समझना। यहां पर जेड की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, और यहां पर आपको क्या दे रखा होगा बेटा जी, प्रेशर दे रखा होगा। आप लोग ये बात जानते हो कि यहां पर जेड इक्वल्स टू 1 होता है और बिहेवियर कैसा होता है गैस का, आइडियल गैस बिहेवियर, इतनी बात आप जानते ही हो। वहां पर क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 4 ग्राफ दे रखे होते हैं और यह पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है अथवा कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। तो जरा देखिए सिंपली एक बात समझिएगा भाई, आप लोग ये बात समझिएगा कि z इक्वल्स टू 1 है। तो एक बात क्लियर है कि भाई अगर आपको इस तरह का ग्राफ दे रखा हो, इस तरह का ग्राफ दे रखा हो, ठीक है, इस तरह ग्राफ दे रखा हो और ये कहा गया हो कि ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है और ये टेम्परेचर T3 है, और वो आप लोगों से ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर हाईएस्ट है या कौन सा टेम्परेचर मिनिमम है, या फिर कौन सा टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे बच्चों। अगर आपके पास किसी एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाए हम लोग, तो वो इस टाइप का बनेगा। जरा देखिए क्या होगा। पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं, स्टार्टिंग में एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जब मैंने रियल गैस स्टार्ट करी थी तो वहां से आप लोगों को शायद ये बात समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी, ठीक है भाई। हाँ जी, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम लोग यहां पर देख रहे थे कि कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, जब प्रेशर तो कम हो, है ना, और टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। और आपको याद होगा ये मैंने पूरी स्लाइड समझाई थी आप लोगों को और इस पर क्वेश्चन भी करवाया था, तो आप लोग ये बात तो अभी तक समझ गए होंगे कि अगर मैं टेम्परेचर हाई करूंगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, अगर मैं प्रेशर कम करूंगा तो भी पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। आप मुझे समझिएगा, क्या टेम्परेचर के बढ़ाने पर पार्टिकल जब दूर दूर होंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। और हम ये भी तो बात जानते हैं कि जिन गैस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता वही आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती हैं। तो जरा देखो होगा क्या। यहां पर वापस चलते हैं, अपने कंटेंट पर वापस चलते हैं आगे। जरा देखिए भाई, अगर मैं देखूं ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, यहां वाले ग्राफ में और इसमें जो डेविएशन है बहुत थोड़ा है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर भी डेविएशन क्या है बेटा जी, बहुत थोड़ा है, ठीक है। आगे जरा देखिए, ये वाला डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा है और ये वाला डेविएशन भी कहीं ना कहीं पहले वाले ग्राफ से ज्यादा ही होगा। फिर आप देखोगे कि सर यहां पर डेविएशन सबसे ज्यादा था
तो आप देखोगे कि ये वाला डेविएशन भी सबसे ज्यादा था। तो आप समझिएगा कि जो गैस इस पैरेलल लाइन के आसपास रहेगी, यानी आइडियल गैस के आसपास रहेगी, तो वो गैस कहीं ना कहीं आइडियल गैस की तरह बिहेव करने वाली ही होगी। और यदि वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने वाली होगी तो क्या होगा? इसका मतलब है कि कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब कर सकती है? जब टेम्परेचर हाई हो या लो हो। आप कहोगे सर वो तो तभी कर सकती है जब टेम्परेचर हाई हो। तो ध्यान रखना है, इस पैरेलल लाइन के करीब जो भी ग्राफ बनेंगे उनमें डेविएशन उतना ही कम आएगा आइडियल गैस से, और वो गैस उतना ही ज्यादा आइडियल गैस की तरह बिहेव करने की कोशिश करेंगे। और वो कब कर रही होंगी? जब उनका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ध्यान रखनी है ये बात। तो अगर मुझे ये बात पता लग गई है कि भाई रियल गैस बिहेव्स एन आइडियल गैस, नोट पॉइंट आपको पता होगा भाई, ये बात हमें ये बात पता है कि रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस कब? एट लार्ज टेम्परेचर। ये बात आप जानते हैं, एट लार्ज टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ होगा? बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ होगा मेरे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ होगा कि जो T1 है जो पास में है इसके, वो T1 हाईएस्ट होगा, फिर T2 होगा और फिर T3 होगा। ठीक है? तो ये होगा जैसे कोई मीथेन गैस है, अमोनिया गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उनके लिए आपके पास ग्राफ इस प्रकार के आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अगर मान लो आपके पास इस तरह का ग्राफ आए, ठीक है भाई, फॉर अ गैस आपके पास सेम है, समझिएगा, गैस आपके पास सेम है, फॉर अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो जरा देखो बेटा, अब मैं हाइड्रोजन या हीलियम दोनों ही ऐसी गैस होती है जिनको लिक्विफाई करना इंपॉसिबल है। ठीक है भाई, जिनको लिक्विफाई करना इंपॉसिबल है। आप समझिएगा, अगर मैं यहां पर कहूं कि मेरे पास इधर Z है और इधर मेरे पास P है, और मैं यहां पर पैरेलल लाइन लिखता हूं, और ये Z बराबर 1 होता है, जो रिप्रेजेंट करता है आइडियल बिहेवियर। क्या करता है जी? आइडियल बिहेवियर। ठीक है भाई, और मैं लिख भी देता हूं, फॉर अ गैस कौन सी होंगी? या तो हीलियम होगी और हाइड्रोजन, जिनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता आसानी से। ठीक है, उनके जो ग्राफ बनते हैं वो ग्राफ हमेशा ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। तो भाई या तो ये गैस होगी या तो ये गैस होगी, इस टाइप से आप मान लेंगे। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिएगा मेरे बच्चों, ध्यान से समझना है आप लोगों को कि भाई ये ग्राफ अगर T1 रहा, ये T2 टेम्परेचर पे बनाया हो, ये T1 टेम्परेचर पे बनाया हो, T3 टेम्परेचर पे बनाया हो, तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया हुआ है कि आप इन ग्राफ को किसी भी एक पॉइंट से रिसेंबल करके देखिए, और जहां पर आइडियल बिहेवियर से डेविएशन बहुत ज्यादा आ रहा होगा तो मतलब वो ज्यादा रियल गैस की तरह बिहेव कर रही होगी, और जब वो बहुत रियल गैस की तरह बिहेव करती है तो टेम्परेचर लो होता है। लेकिन अगर गैस आइडियल गैस के पास है, यानी ऑलमोस्ट बिहेवियर सेम है, इसका मतलब क्या रहा होगा? टेम्परेचर हाई रहा होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप ऐसे चेक करेंगे कि सर यहां पर डेविएशन सबसे कम है, फिर उसके बाद यहां पर डेविएशन सब उससे ज्यादा है, और सर फिर उसके बाद यहां पर डेविएशन सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा डेविएशन होगा आइडियल गैस के बिहेवियर से, वो गैस उतना ही रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। और आपको मैंने बताया था, कोई गैस अगर रियल गैस की तरह बिहेव करती है तो उसके लिए टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई होता है। और यदि कोई गैस आइडियल की तरह बिहेव करे तो उसके लिए टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो। तो आप लोग क्या लिखेंगे भाई, जरा देखिए। आप लोग ऐसे मान के चलेंगे कि सर T1 Z=1 के ज्यादा करीब है, तो हम कहेंगे कि T1 ज्यादा होगा, फिर T2 होगा और फिर T3 होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है बेटा, सिंपल है, आसान है, ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ता हूं बेटा, जरा देखिए भाई, स्टार्टिंग आगे बढ़ता हूं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक और चीज। ठीक है, वो क्या है जरा देखिए, क्या है जरा देखिए।
4 डिफरेंट गैसेस आपके पास अलग अलग है इस बार, 4 डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर इस बार सेम रहेगा बेटा जी। जैसे मान लीजिएगा कि वो डिफरेंट गैसेस कौन कौन सी हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तरफ होगी आपके पास CH4 और दूसरी आपके पास होगी मान लीजिए अमोनिया, ठीक है, और एक मैंने मान लिया हाइड्रोजन H2 और एक हो गई होगी हीलियम। आप लोगों को ये बात समझनी है कि यहां पर देखो, ध्यान से समझना है आप लोगों को। ये आपके पास ग्राफ होगा, यहां पर लिखा होगा Z, यहां पर लिखा होगा P, और हम लोग जानते हैं कि जो ये पैरेलल लाइन होती है इसका मतलब होता है Z इक्वल्स टू 1, और Z इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ बेटा कि सर यहां पर गैस जो होगी बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, तो हम कहेंगे आइडियल गैस बिहेवियर होगा, आइडियल गैस बिहेवियर होगा। अब जरा देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, कि यदि आप लोग ये चाहते हैं कि भाई कहां पर किस किस का ग्राफ बने, तो जरा देखो, ये वो दो गैसेस हैं जिनका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा जी, जिनका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का, नीचे से भी और ऊपर की तरफ भी। लेकिन मैंने एक स्पेशल केस पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ हमेशा यहीं से ऊपर की तरफ स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। तो जरा देखिए बेटा, अब मैंने क्या काम किया, मैंने यहां पर 4 ग्राफ बनाए इस टाइप से, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये, ठीक है। आगे देखिए भाई, फिर एक ग्राफ ये और एक ग्राफ मान लीजिए ये बना है। तो आप लोगों को ना ये चारों ग्राफ में से ये देखना है कि कौन सा ग्राफ कौन सी गैस का है। आप लोगों को क्या दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि 4 ऑप्शन बना रखे होंगे ABCD, आपको पहचानना होगा कि कौन सा ग्राफ किसका है। आप लोगों को कहीं ना कहीं ये आइडिया तो लग जाएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम में दोनों ग्राफ ऊपर जाएंगे। अब ये नहीं पता कि हाइड्रोजन को यहां पर रखूं या यहां पर रखूं, हीलियम को यहां पर रखूं या यहां पर रखूं। तो जरा देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको ये फील करके चलना है कि जो गैस जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगी, जिसके पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और जिस गैस को आप अट्रैक्शन ज्यादा देते हो, उसमें लिक्विफिकेशन होने के चांसेस भी आसानी से हो जाएंगे। तो जरा देखो, अगर मैं अमोनिया में और CH4 में कंपेयर करूं कि यार अमोनिया और CH4 में कौन सी गैस जल्दी से लिक्विफाई होगी, किसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे, आपका तुरंत माइंड बोलेगा यार CH4 तो नॉन पोलर गैस है और अमोनिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है, यानी इसके अंदर कैसे फोर्स लगेगा बेटा जी, लंदन फोर्स, बोलो हाँ या ना। इसके अंदर बीच में क्या लग सकते हैं, लंदन फोर्सेस, और यहां पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप लोगों को एकदम तुरंत माइंड में आएगा सर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, उस गैस के अंदर लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाएगा और वो गैस में डेविएशन भी ज्यादा आएगा। तो जरा देखो, एक डेविएशन आया है ये जो थोड़ा सा है, एक डेविएशन आया है ये जो कि बहुत ज्यादा है ना। और दूसरी चीज एक और, जितनी ये वैल्यू नीचे की तरफ जाएगी जेड की वैल्यू उतनी छोटी होगी। और आप लोग जानते हैं कि जेड बराबर होता है 1 माइनस के A/RTV, यानी ए की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा, जेड की वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो क्या आप लोगों को ये आइडिया नहीं लग जाएगा कि अमोनिया में अट्रैक्शन ज्यादा होगा और जेड की वैल्यू 1 से छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। तो ये वाला जो ग्राफ आया है, ये वाला ग्राफ, ये बन जाएगा अमोनिया का और ये बन जाएगा मीथेन का। अब बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की, दोनों के अंदर ही लंदन फोर्स लगेगा या वांडरवाल फोर्स लगेंगे, मान लो हाँ या ना। आपको सर बिल्कुल। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जिस गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जब आप नॉन पोलर गैसेस में कंपेयर करोगे तो आपको ये देखना है कि जिस गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, यानी उसके पार्टिकल ज़ूम 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 बहुत तेजी से भाग रहे होंगे, उनको लिक्विफिकेशन में आने में टाइम लगेगा। क्योंकि लिक्विफिकेशन में आने का मतलब होता है अपनी एनर्जी को कम करके सेटल डाउन होना, लिटिल बिट सेटल डाउन होना। ठीक है भाई, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों गैस में कंपेयर कराऊं तो मुझे पता है कि वेलोसिटी जो होगी
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट मोलर मास के। और हम ये बात जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा जी 4, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा जी आपके पास 2। तो आप खुद समझिए कि जब हीलियम का मोलर मास या एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो उस कंडीशन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। और जिसकी वेलोसिटी कम होती है उसको समझा के बुझा के कहते हैं चल यार सेटल डाउन हो जा भाई आराम से, तो वो लिक्विफिकेशन करने की सोच भी लेती है माइंड में। लेकिन आप समझिएगा जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्या उसको आप लिक्विफाई कर पाओगे इतना आसानी से? आप कहोगे नहीं सर, उसको लिक्विफाई कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी, बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाएगी सर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हीलियम को आप नीचे रखोगे और हाइड्रोजन को आप ऊपर रखोगे, क्योंकि उसको लिक्विफाई करना मुश्किल है, उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये बात समझना है। अब जरा देखो भाई, इतनी सारी बात आप लोग समझ चुके हो, इतनी सारी बात आप लोग समझ चुके हो। अब जरा देखो बेटा, यहां से अब आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक रियल गैस है, एडवांस में आया था एक बार, ये 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक रियल गैस है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, PV माइनस के BRT, वेयर B इज अ कांस्टेंट। अच्छा V का ये P है ही नहीं इसमें, ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ द इंटर एटॉमिक पोटेंशियल, अच्छा ये सॉरी ये P होगा बेटा यहां पर, ठीक है, इसको कर लेना, P प्रेशर होता है, वंडर वाली इक्वेशन ही तो है ये P, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंटर एटॉमिक पोटेंशियल, यानी ये जो VR है ये आपके पास एनर्जी है, एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R के बीच में ग्राफ है। आप लोग 1 मिनट के अंदर समझ जाएंगे। सपोज करो क्या है, इस इक्वेशन में आपको कौन सा वंडर वाल कांस्टेंट दिख रहा है? आप कहोगे सर इसमें तो हमें सिर्फ B दिख रहा है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि B अगर होगा तो उस गैस में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? आप कहोगे सर वंडर वाल इक्वेशन में आपने बोला था कि B अगर होता है तो वो रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात है, हाँ मैंने बोला था, कोई गड़बड़ नहीं है। B अगर रिपल्शन हो रहा होगा तो प्लीज समझिएगा, अगर दो गैस के पार्टिकल पास पास आ रहे हो, उनके बीच में अट्रैक्शन हो तो उनकी एनर्जी क्या होगी, कम, है ना, स्टेबिलिटी मिलेगी। और यदि दो पार्टिकल पास पास आ रहे हो, उनके बीच में रिपल्शन हो, तो बेटा जी वहां पर उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये इक्वेशन बताती है कि यहां पर अट्रैक्शन नहीं सिर्फ रिपल्शन हुआ, तो जो एनर्जी होगी वो सिर्फ बढ़ेगी घटेगी नहीं। आप समझिएगा, अगर आप जैसे इधर से इधर आ रहे हो, रेडियस कम कर रहे हो, तो एनर्जी क्या होती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है। एनर्जी कम का मतलब क्या होगा, इससे नीचे फील होगा कि यहां पर अट्रैक्शन हुआ, और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिपल्शन डोमिनेट करेगा। ठीक है जी, यहां पर जरा देखो, नीचे कुछ है ही नहीं तो हम कहेंगे नो अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे बेटा जी, एनर्जी में नो अट्रैक्शन, और ऊपर क्या होगा बेटा जी, ओनली रिपल्शन। और यहां पर क्या दे रखा है बेटा जी, कोई एनर्जी नहीं है, ना तो अट्रैक्शन ना रिपल्शन, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा जी, नो रिपल्शन। ऊपर वाला जो होगा वो होगा नो रिपल्शन, और नीचे वाला होता है अट्रैक्शन का, तो यहां पर लिखेंगे नो अट्रैक्शन। देखो इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर दे रखा हुआ क्या बेटा जी, ऊपर रिपल्शन और नीचे क्या दे रखा है, अट्रैक्शन। आप खुद सोचकर बताइए, इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन दे रखा है, तो बेटा देखो जब भी एनर्जी की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मतलब नेगेटिव होती है, यानी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज तभी होती है जब दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन लगता है। तो नीचे वाला अट्रैक्शन शो करता है, ऊपर वाला रिपल्शन। तो जहां पर भी ग्राफ क्या होगा, नीचे ऊपर दोनों होगा, तो वहां पर रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों होंगे। यहां पर कुछ भी नहीं है तो नो रिपल्शन नो अट्रैक्शन, यहां पर ओनली रिपल्शन नो अट्रैक्शन, यहां पर भी दोनों है। तो क्या इस इक्वेशन में सिर्फ रिपल्शन ही रिप्रेजेंट है? तो आप क्वेश्चन लगाओगे बी, बाहुबली, इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओ। देखो मान के चलता हूं कि जो आज का लेक्चर रहा है ना, उस लेक्चर में इलस्ट्रेशन ज्यादा है, सीखने को ज्यादा है, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल कम हो सकते हैं। लेकिन प्लीज इन पॉइंट को, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरे मन से पढ़ें, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को नोटबुक में उतार लें, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने इतनी भी बात याद रख ली तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है।
बाकी आगे के पार्ट में मैं आपको लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ाऊंगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में कराऊंगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।